नमस्कारम। करें स्वीकार संजय पाल शोरान का। सरल मनोविज्ञान की कक्षा 11 में आपका स्वागत है। वैसे यह कक्षा कल शनिवार को अपलोड होनी थी, लेकिन कुछ कार्य हो जाने की वजह से ये क्लास शूट नहीं हो पाई, वीडियो नहीं बन पाया। आज मुकेश जी के यहाँ आया हूँ। रविवार को सुबह आपके लिए क्लास उपलब्ध है। शुरुआत करते हैं। हम स्कूल व्याख्याता के पाठ्यक्रम में यूनिट 1 जो है शैक्षिक मनोविज्ञान, उसमें जो पहला टॉपिक है शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा, क्षेत्र और कार्य, इसको कंप्लीट कर चुके हैं। टॉपिक 2 जो है वो है किशोरावस्था में जो किशोर है उसका शारीरिक विकास, ये टॉपिक कर चुके हैं। दूसरा टॉपिक है किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकासात्मक विशेषताएं और शिक्षण अधिगम के लिए निहितार्थ, इसमें हम आधा पाठ कर चुके हैं। संज्ञानात्मक विकास की क्या अवधारणा है, क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है, उसको विस्तार से पिछले वीडियो में देख चुके हैं। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो है किशोरावस्था में, या इसको हम बाल्यावस्था से भी देख सकते हैं, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड है। ऐसा नहीं कि केवल किशोरावस्था को पढ़ना है। पूरा जो पुराने प्रश्न पत्रों को हम देखते हैं तो उसमें ध्यान में आता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से संबंधित जो है 4 प्रमुख अवस्थाएं, उसमें किसी भी अवस्था के बारे में सवाल पूछा गया है। इसका मतलब है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पियाजे का पूरा पढ़ना है। इसके साथ हम वाइगोत्स्की और ब्रूनर, इनका भी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पढ़ेंगे। जब 3 विकास सिद्धांत पढ़ लिए जाएंगे अगले 2 वीडियो में, जीन पियाजे का, वाइगोत्स्की का, जेरोम ब्रूनर का, उसके बाद में ये संज्ञानात्मक विकास जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अगला टॉपिक लेंगे। देखते हैं। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की 4 प्रमुख अवस्थाएं हैं। उन अवस्थाओं में भी अलग अलग पार्टीशन है। समझने वाली बात यह है, यदि आपने हमारी पिछली क्लास देखी हो जो लगभग 40 मिनट की थी, तो उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि संज्ञान क्या है, संज्ञानात्मक विकास क्या है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान क्या है, संज्ञानात्मक विकास की परिभाषा क्या है। तो इनके माध्यम से आप समझ चुके होंगे कि बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक जो है वो संज्ञानात्मक विकास निरंतर चलता है, आगे भी प्रक्रिया जारी रहती है। तो किस पड़ाव पर किस प्रकार से संज्ञान अर्थात आसपास की परिस्थितियों का ज्ञान अर्जित करता है एक शैशव, एक बालक, एक किशोर, एक प्रौढ़, उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो पहली अवस्था है वो है संवेदी प्रेरक अवस्था या फिर संवेदी पेशीय अवस्था। अब यहाँ पेशीय आप जुड़ रहे हैं, संवेदी है, संवेदना को महसूस करती है। सबसे पहले कालावधि, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक इस अवस्था का कार्यकाल होता है। बच्चों की बौद्धिक संरचनाओं का विकास 6 उप अवस्थाओं में होता है, अर्थात संवेदी पेशीय अवस्था जो है, इस अवस्था को जीन पियाजे ने 6 उप अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है। और बहुत महत्वपूर्ण ये तरीका होता है कि किसी भी विषय वस्तु को आप जितना अधिक वर्गीकृत कर पाते हैं, उसको अधिकतम संभावित भागों में बांट पाते हैं, तो उसे समझना आसान हो जाता है। संवेदी पेशीय अवस्था की 6 उप अवस्थाएं आपके सामने हैं। प्रथम है प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। प्रतिवर्त का अर्थ है रिफ्लेक्स, क्रियाएं एक्शन है, अवस्था ये कब होती है? जन्म से लेकर 30 दिन तक, अर्थात एक बालक जन्म लेता है उससे 1 माह तक प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था होती है। इसमें जो चूसने का प्रतिवर्त है, सकिंग रिफ्लेक्स, वो प्रबल होता है। जैसे कि आपने इस बात पर हल्का सा गौर किया होगा, यदि आपके घर में छोटा बच्चा है तो जो शिशु है, शैशव है, नवजात है, वो जन्म लेने के कुछ घंटे बाद में माँ का दूध पीना शुरू कर देता है। तो यहाँ चूसने का तात्पर्य माँ के दूध को पीने से है। 1 महीने तक ये प्रबल होता है। दूसरी उप अवस्था है प्रमुख व्रतीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। देखिए, शब्दों को तोड़कर उनका अर्थ समझना भी किसी को अवधारणा को समझने में सहायक होता है। अब व्रतीय का मतलब एक व्रत है, प्रमुख का मतलब मेन है। अब ये 1 से लेकर 4 माह तक होती है।
वृत्तीय का मतलब है दोहराई जाती हैं, दोहरान होता है, रिपीटेशन होता है बार बार, अनुभूतियों द्वारा प्रभावित होती हैं। प्रमुख क्या है इसमें, जो प्रमुख शब्द है इसका अर्थ है शरीर की प्रमुख प्रतिवर्त क्रियाएं होती हैं। जो शरीर, जैसे आप देखोगे कि इस अवस्था में 1 से 4 माह तक के बालक को आप देखिए, बालक भी क्या कहेंगे उसको, तो नवजात ही एक तरीके का, वो शेषावस्था में ही है। तो आप वो किस प्रकार से क्या गतिविधि करता है वो देखिए। अपने यहाँ मारवाड़ी में कहते हैं कि वो नाड़ उठाना सीख गया। मतलब जब बच्चा बहुत छोटा होता है, जन्म के ठीक कुछ दिनों तक, तो वो नाड़ भी नहीं उठा पाता, उसको हाथ रख के फिर नाड़ को सपोर्ट देके, गर्दन को कहते हैं नाड़ को, तो उसको सपोर्ट देके रखा जाता है, क्योंकि वो अभी इतनी भी उसमें शारीरिक विकास नहीं हुआ है कि वो अपनी नाड़ को, अपनी गर्दन को ऐसे उठा सके। तो ये दूसरी अवस्था है जिसमें कुछ चीजें कुछ दोहराई जाती हैं। गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, यहां है प्रमुख दूसरी उपावस्था। तीसरी उपावस्था गौण, कब से कब तक होती है, 4 से लेकर 8 माह तक होती है। वस्तुओं को उलटने पलटने तथा छूने पर अधिक ध्यान होता है। 4 से 8 माह का बच्चा आपने देखा होगा, उसको आप कोई खिलौना देंगे तो उसको उलट पलट के देखेगा, ठीक है, तो और छूने पर वो छू के देखेगा, क्योंकि उस समय उसकी जो समझ है वो इतनी विकसित नहीं हुई है। तो आपने उसको कटोरी दी, आपने गिलास दिया या खेलने के लिए कुछ भी खिलौना दिया, तो वो उसको उल्टेगा पलटेगा और मनोरंजक व रोचक क्रियाओं को दोहराता है। इस अवस्था में 4 से 8 साल का जो शिशु है, उसको जो मनोरंजक लगता है, उसको जो अच्छा लगता है, उसको वो दोहरान करेगा, उसको रिपीटेशन करेगा, बार बार वो करेगा। तीसरी अवस्था है गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। 8 से लेकर 12 माह की अवस्था होती है। उद्देश्य तथा उस तक पहुंचने के तरीकों में अंतर करना शुरू कर देता है। मनपसंद वस्तु या खिलौना नहीं मिलने पर उसे ढूंढना, ये एक एग्जाम्पल है। इस अवस्था के अंत तक कुछ बालक या बालिका चलना शुरू कर देते हैं, जो लड़का और लड़की है। कई सामान्यतः देखा जाता है, कोई नियम नहीं है, लेकिन सामान्यतः देखा जाता है कि जो लड़की होती है वो लड़के की तुलना में जल्दी चलना शुरू करती है, ठीक है। तो लगभग 12 महीने 13 महीने, कुछ बालिकाएं तो 11 महीने के समाप्त होने के बाद भी चलना शुरू कर देती हैं। तो कहने का मतलब है, लेकिन यदि उसके सामने कोई खिलौना था, उसका मनपसंद खिलौना था, वो खिलौना उसको मिला नहीं, तो इस अवस्था तक आते आते वो उसको ढूंढना भी शुरू कर देता है। अब आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है इसी एग्जाम्पल को बनाकर कि रोहन नाम का एक छोटा बच्चा है जो खिलौना नहीं मिलने पर उसको ढूंढने लगता है। तो जीन पियाजे के संवेदी प्रेरक की अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था में वह किस उप अवस्था में है। तो खिलौना ढूंढना, मनपसंद वस्तु नहीं मिलने पर उसको ढूंढना, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। ये 5वां तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था 1 से लेकर 1.5 साल तक ये बीच में होती है। ये वस्तुओं के गुणों को समझने की कोशिश करता है और वस्तुओं को गिराकर ऊपर से नीचे तक उसके गुण को समझने की कोशिश करता है। 1 साल के बाद आपने बच्चे देखे होंगे, मैंने अनुभव किया है बेटे के माध्यम से भी और बिटिया के माध्यम से भी। जो मैं बहुत कुछ वृद्धि और विकास बताता हूँ तो वो कहीं ना कहीं मैंने अपने परिवार में जो देखा है अपने बच्चों से, वो कुछ कुछ ध्यान में आती हैं, चीज़ें रिकॉल होती हैं। अब चीज़ों को गिराना, कई बच्चे देखे होंगे आपने, यह बात हो रही है लगभग 12 महीने से लेकर 18 महीने के बीच की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था की। इसमें बालक क्या होता है कि गुणों को पहचानने की कोशिश करता है वस्तु की। अब गुणों को कैसे पहचानेगा, कई तरीके, वस्तु को गिराने में भी उसका मजा आता है। मान लीजिए आपने उसको खेलने के लिए कोई खिलौना दिया, अब वो मान लीजिए कहीं बैठा है, बेड पे बैठा है या फिर पलंग पर बैठा है, तो वो उस खिलौने को नीचे ऐसे गिराएगा और उसके बाद गिराने के बाद आवाज़ आएगी, उसको बड़ा अच्छा लगेगा। आपने उस खिलौने को वापस ऊपर रख दिया है, फिर भी जैसे ही मौका मिलेगा आप थोड़े से इधर उधर हुए, वो वापस उसको गिराएगा। तो वस्तु को गिराकर वो उसके गुण को समझने की कोशिश करता है और उसको वो ध्वनि भी हो सकता है अच्छी लग रही हो कि वस्तु है, उसको गिराया, खिलौने को गिराया, किसी बर्तन को गिराया। तो कहने का मतलब है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था में वस्तुओं के गुणों को समझने की कोशिश करने लग जाता है एक बालक और वो वस्तुओं को ऊपर से नीचे गिराता है। उसी समय आपकी ये प्रतिक्रिया हो सकती है कि बच्चा कितना बदमाश है, देखो
सामान को नीचे ऊपर से नीचे डाल रहा है। अरे उसने यदि मनोविज्ञान पढ़ा है उस माता या पिता ने, तो वो समझ जाएगा कि जीन पियाजे के पेशी जो संवेदी पेशी अवस्था है उसमें पांचवी प्रमुख अवस्था में ये बच्चा है और इसको वस्तु को गिराकर ये उसको गुण को समझने की कोशिश कर रहा है। तो आप में ये समझ हो जाएगी कि इसका संज्ञानात्मक विकास होने की प्रक्रिया में ये कार्य कर रहा है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि यार ये तो उदंडी बालक है, वस्तु को गिराता है, बार बार गिराता है, बल्कि वो वस्तु को गिराना हर बच्चे गिराते हैं, ठीक है। लेकिन जिन माता पिता की पहली संतान होती है या फिर 2 ही संतान होती हैं आजकल तो सामान्यतया, तो उनको लगता है कि नहीं ये बालक कुछ गलत काम कर रहा है, जब ये गलत नहीं कर रहा, वो जो करना है उस आयु वर्ग में उसको सीखने के लिए जो करना होता है वो कर रहा है। अगला है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। 1.5 वर्ष से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है, वस्तु सामने नहीं है फिर भी उसका अस्तित्व है, ये समझने लग जाता है इस 6ठी अवस्था तक आते आते। अगला है, ये तो थी संवेदी पेशीय अवस्था, जीन पियाजे की पहली अवस्था की 6 उप अवस्थाएं। और अब है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये 2 भागों में वर्गीकृत की गई है जीन पियाजे के द्वारा, प्राक संप्रत्यात्मक और अंतरदर्शी अवधि। अब ये पूरी अवस्था किसकी संबंधित है? 2 से लेकर 7 वर्ष तक है। तार्किक चिंतन की योग्यता का अभाव, अर्थात ये जो जीन पियाजे की दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें तार्किक चिंतन की योग्यता नहीं होती। अतार्किक चिंतन की अवस्था है, वो तार्किक रूप से तो नहीं सोचता लेकिन वो अतार्किक रूप से चिंतन करता है। इसका मतलब चिंतन की अवस्था तो है लेकिन तार्किक नहीं है, अतार्किक है, कोई तर्क नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आजकल के कुछ बच्चे क्या है ना, 21वीं सदी के बच्चे हैं और 21वीं सदी में भी तीसरे दशक में हम चल रहे हैं 21वीं सदी में, तो कुछ बच्चे एक्स्ट्रा हैं, आपको लगेगा कि वो समय से पहले कुछ चीज़ें करने लग जाते हैं। तो चिंतन की अवस्था तो है लेकिन तार्किक चिंतन की अवस्था नहीं है, अतार्किक चिंतन की अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। लिखना, गिनना, वस्तुओं को क्रम में रखना, ये वो सीख जाता है। अब बिटिया लगभग 3.5 साल की है। अभी जब मैं घर से निकल रहा था तो उसने पट्टी उठा ली, मैं उसको कै दे रहा, लिख दिया उसको, तो वो कै को घोट रही थी। इसका मतलब है 2 से 7 साल के बीच है वो, तो वो लिखना सीख रही है। फिर गिनना भी, उसके सामने उसकी मनपसंद यदि चीज़ हो तो वो 5-6 तक गिन लेती है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जो भी उसको, जैसे अंगूर खाना उसको पसंद है तो वो गिन लेती है, छोटे छोटे अंगूर, कि भाई कितने अंगूर दिए गए हैं उसको पूछे तो बता देती है 4 अंगूर दिए हैं मेरे को। उसके बाद क्या है, वस्तुओं को क्रम में रखना। अभी उसने वस्तुओं को क्रम में रखना नहीं सीखा है, लेकिन फिर वो जैसे अल्फ़ाबेट वगैरह लिखे हुए हैं तो उनको जचाने की वो कोशिश करती है। हालांकि उसको क्रम पता नहीं है कि ए के बाद बी आएगा, इतना अभी उसकी समझ विकसित नहीं हुई, लेकिन वो अल्फ़ाबेट जो हैं खिलौने से बने हुए हैं, ए बी ऐसे सी, तो उनको वो एक लाइन में जरूर रख देती है, हालांकि वो क्रम नहीं है, ठीक है। रंगों को पहचान करना, रंगों की पहचान भी हो गई है कि ये काला है, ये सफ़ेद है, वो हरे कलर की बाल्टी, ये साफ सफ़ेद कलर की बाल्टी। तो धीरे धीरे रंगों की समझ भी होने लगी है, पूरी समझ विकसित नहीं है। वजन का हल्का भारी होना, अब बेटा है लगभग 5 साल का है, ठीक है, तो वो उसको एक बार की बात है कि कहा कि भाई वो 2 थैले पड़े उसमें से एक थैला लाना, तो उसने एक थैला उठा के देखा तो वो भारी था, दूसरा थैला उठा के देखा वो उसकी तुलना में हल्का था, तो उसने हल्के थैले को उठा के ले आया। इसका मतलब है कि वो हल्का और भारी के बीच समझ उसकी विकसित हो गई है 5 वर्ष के आसपास। तो कहने का भाव ये है कि ये जो अवस्था है, कौन सी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें वजन, वेट, कौन सा हल्का है कौन सा भारी है, इसका ज्ञान भी होने लगा है। माता पिता की आज्ञा मानना, मैं कुछ एग्जाम्पल अपने इसलिए दे रहा हूं कि मनोविज्ञान को आप यदि अपने आसपास के सदस्यों के उदाहरणों के माध्यम से सीखेंगे तो मनोविज्ञान आपके लिए मनोरंजक होगा, मनोविज्ञान आपके लिए सरल होगा। तो दूसरी अवस्था में जो बालक या बालिका है जो 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष के बीच हैं, वो अपने माता पिता की आज्ञा भी मानने लगते हैं। घर के छोटे मोटे कार्यों में मदद करना, नाम बताना, जैसे बच्चे से आप पूछोगे कि बेटा तेरा नाम क्या है, तो वो बता देगा कि मेरा नाम हर्षित है, बेटे की बता रहा हूँ मैं, तो वो नाम बताना सीख गए हैं। दूसरा, छोटा मोटा कार्य भी करने लगे हैं। अब जो बिटिया है, मान लो मैडम बर्तन धो रही है,
तो उसको कहते हैं कि बेटा वो जीना ला के देना, ये थाली है ये रसोई के अंदर रख के आओ, वो चीज़ ला के देना, तो वो आज्ञा को मानती है और वो लाना सीख गई है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत आज्ञाकारी पुत्री है, बात यह है कि वो जिस संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है, उस अवस्था में बालक सामान्यतः अपने माता पिता की आज्ञा मानता है, घर के छोटे मोटे कार्यों में सहयोग देता है। बेटा भी करता है, लेकिन बेटी जो है वो तुलनात्मक रूप से मतलब माँ की हेल्प करना उसमें ज़्यादा है। और ये आपको पता ही है कि बेटे तो मस्त होते हैं, बेटियां ही माँ की हेल्प करती हैं कामों में। अब इसकी भी दो अवस्थाएं हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। प्राक संप्रत्यात्मक अवधि ये 2 वर्ष से लेकर 4 वर्ष तक है। अनुकरण व खेल प्रमुख है। अनुकरण करना, वो जैसा भी, जैसे बच्चे देखे होंगे आपने 2 से 4 वर्ष तक के बच्चे, उनके सामने आप जिन शब्दों का उपयोग करोगे वो वैसे शब्द बोलने लग जाएंगे। अब मैं कुछ दिन पहले हरियाणा जाके आया, तो वहाँ का 4 साल का बच्चा है, उसमें भी हरियाणा की टोन है। यदि आप बिटिया को देखोगे जो 3.5 वर्ष की है, वो राजस्थान में पली बड़ी है, तो उसकी टोन राजस्थान वाली है, मारवाड़ी बोलती है वो। तो कहने का मतलब है टोन भी बच्चा जो है वो सुन सुन के 3-4 वर्ष तक की आयु तक सीख जाता है। और वो कैसे सीखता है? अनुकरण के माध्यम से। कुछ डीएनए का भी योगदान होता ही है। फिर खेल, जो बच्चे हैं रेत में बैठे हैं, मस्ती से खेल रहे हैं, पानी ले आए, उसमें से जो मिट्टी को भिगो लिया, इधर उधर कर दिया, तो खेल भी खेलते हैं वो। संकेत चिन्ह जैसी सूचकता विकसित होने लगती है कि किस प्रकार के क्या संकेत हैं। जैसे आप बच्चे से यदि प्यार से देखोगे तो वो आपसे लिपटने की कोशिश करेगा। बच्चे की तरफ आपने देखा और यदि आपकी आंखों में उसकी ओर क्रोध है तो बच्चा आपसे थोड़ा दूर छिटक जाएगा। इसका मतलब उसको जब इशारा करोगे कि भाई उधर देखो, तो वो अंगुली का इशारा समझने लगता है, संकेत का, चिन्ह का। तो ये जो 2 से 4 वर्ष तक की अवस्था है, इसमें संकेत को समझना, चिन्ह को समझना, उसके बाद अनुकरण करना, साथ में क्या है, अनुकरण के साथ में एक और था खेल। इन माध्यम से वो अपना संज्ञानात्मक विकास करता है। इसकी 2 सीमाएं भी है। कौन सी? संवेदी पेशीय अवस्था चल रही है, ठीक है। तो संवेदी पेशीय अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था चल रही है, सॉरी, इसमें 2 सीमाएं भी है इस अवस्था में। एक तो जीववाद। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है, इस अवस्था की 2 सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। एक सीमा क्या है? जीववाद। जीववाद का अर्थ ये है कि बालक हर वस्तु को सजीव मानता है, जो वस्तु निर्जीव है उसको भी सजीव मानता है। ये 2 से 4 वर्ष तक वाले की बात कर रहे हैं अभी हम। तो उसको मतलब पेन पड़ा है तो उसको लगता है इसमें भी जीव है, कॉपी है, किताब है, घर में कोई बर्तन है, 2 से 4 वर्ष तक की बता रहा हूँ, तो उसको ये लगता है कि इसमें भी सब कुछ सजीव है। निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना, ये है जीववाद। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दूसरा है आत्म केंद्रितता, ईगोसेंट्रिज्म। दुनिया की अधिकतर चीजें उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती हैं। जीन पियाजे ने 3 पर्वत समस्या का उल्लेख किया है ईगो सेंट्रिज्म में, और पियाजे की जो गुड़िया है वही देखती है जो वह देख रहा है। बालक बालिकाओं का संपर्क अन्य से होने पर आत्म केंद्रितता कम होने लगती है। ईगो सेंट्रिज्म जो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भी 2 से 4 साल तक की अवस्था में, जिसमें बच्चे को लगता है कि चांद तारे ये सब कुछ जो हैं वो मेरे ही इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सूरज निकलता है, सर पे आता है, फिर वो ढल जाता है, तो ये सूरज भी मेरे चारों इर्द गिर्द घूम रहे हैं। रात को तारे टिमटिमाते हैं। बच्चा, हालांकि शहरों में रहने वाले विद्यार्थियों को तो, उनके बच्चों को तो ये नसीब नहीं होता होगा, लेकिन जो गाँव में रह रहे हैं या छोटे शहरों में रह रहे हैं, तो रात को जब आसमान की तरफ देखते हैं, गर्मी काफ़ी आ गई है तो छत पे सोने भी शुरू कर दिया है कई लोगों ने, तो बच्चा सो रहा होगा, नींद आने से पहले वो तारों को देखता है। 2 से 4 साल तक की उसकी अवस्था है, उसको लगता है यार ये तारा टिमटिमा रहा है, ये चांद, ये सूरज, ये सब कुछ मेरे इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। ये 2 समस्याएं जिसको कहते हैं आत्म केंद्रितता। और ईगोसेंट्रिज्म जो है, आत्म केंद्रितता की समस्या जो है, वो कब समाप्त होती है, कम होती है? जब बालक अपने भाई बहनों के संपर्क में आता है, जब बालक अन्य दोस्तों के संपर्क में आता है, तब उसको पता चलता है कि जो है ना, चांद तारे अपने हिसाब से चल रहे हैं, मेरे हिसाब से मेरे इर्द गिर्द नहीं घूम रहे हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की दूसरी अवस्था है अंतर्दर्शी अवधि, जो 4 से 7 वर्ष तक होती है। इसमें क्या है? गणितीय क्रियाएं, प्लस माइनस, गुणा भाग,
इनको सीखने लगता है 4 से 7 साल की अवधि में। और नियम की समझ नहीं होती कि 2 और 2, उसको ये पता लग जाता है कि ये 4 हैं, लेकिन ये किस नियम की वजह से 2 और 2 4 हुए हैं उसकी इसकी समझ नहीं होती। अंतर्दर्शी चिंतन में क्रमबद्ध तर्क का अभाव होता है। हालांकि हमने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को जब अभी देखा तो उसमें देखा था कि चिंतन तो होता है लेकिन तार्किक चिंतन नहीं होता, अतार्किक चिंतन होता है 4 से 7 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक। फिर इसमें क्या है, ये 4 से 7 की बात चल रही है। अंतर्दर्शी चिंतन में क्रमबद्ध तर्क का अभाव होता है, पदानुक्रम में ऊपर या नीचे के क्रम में वर्गीकरण नहीं कर सकता है इस अवस्था का बालक। अब आते हैं तीसरी अवस्था में, स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये होती है 7 से लेकर 11 वर्ष तक। चिंतन लेकिन मूर्त वस्तुओं का, मूर्त का मतलब है ये जैसे मूर्त है स्नेह, ये अमूर्त है। जो मूर्त होगा वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा। अब मुझे ये पेन दिख रहा है, बच्चे को तो समझ में, यदि बच्चे को दे दिया जाए तो उसको लगेगा यार ये हाथ पर कुछ लिखा जा सकता है, जबकि उसको ये पता नहीं है कि ये डिजिटल बोर्ड का पेन है, ये डिजिटल बोर्ड पर ही चलेगा। लेकिन उसको पेन सा लगेगा तो वो लिखने लग जाएगा अपनी कॉपी में अपने हाथ पर, और फिर लिखा कुछ जाएगा नहीं तो उसको लगेगा ये खराब है, क्योंकि उसकी समझ वैसी ही है। तो कहने का मतलब है स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक होती है, इसमें चिंतन तो होता है लेकिन चिंतन किस प्रकार का, मूर्त वस्तुओं का या प्रत्यक्ष का होता है। मूर्त चिंतन भी हम इसको कह सकते हैं। 2 वस्तुओं के बीच अंतर करना, तुलना करना, समानता असमानता बताना, सही गलत में भेद करना, समय का ज्ञान, ये सब कुछ जो है वो इस अवस्था तक आते आते विकसित हो जाते हैं। दिन, दिनांक, वर्ष, माह, ये भी समझ विकसित होने लग जाती है 7 से 11 वर्ष तक। और 3 महत्वपूर्ण इसमें संपत्ति हैं, संरक्षण का, संबंध का और वर्गीकरण का। ये थी तीसरी अवस्था। चौथी और महत्वपूर्ण अवस्था है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 11 वर्ष के बाद होती है। मूर्त व अमूर्त दोनों चिंतन होते हैं। अमूर्त चिंतन भी इस अवस्था में पहली बार बालक में देखा जाता है। पियाजे का मानना था संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में एक बालक मूर्त चिंतन करता है, अमूर्त चिंतन करने लग जाता है, तार्किक भी हो जाता है। उसका जो चिंतन है वो कौन सा है, तार्किक होने लग जाता है। विचार शक्ति, कल्पना शक्ति, निरीक्षण शक्ति, समस्या समाधान, इनका भी विकास होने लग जाता है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था में। यश गुरु ऐप पर हमने मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज भी आपके लिए उपलब्ध करवा रखी है। जो क्लासों के साथ साथ अभ्यास करना चाहते हैं या उन्होंने पाठ्यक्रम का कोई हिस्सा पढ़ लिया है और अपना मूल्यांकन करना चाहते हैं तो उसके लिए यश गुरु ऐप पर मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज है। यहाँ जो आप ये देख रहे हैं, हमने 2022 में 16 विषयों के, जैसे आप देख पा रहे हो हिस्ट्री, पॉलिटी, इनके पेपर जो मनोविज्ञान के सवाल आए हैं, इन पेपरों में ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिजिक्स, तो जैसे है सोशियोलॉजी में मनोविज्ञान के जो 18-20 सवाल आए उनको अलग करके, उनको टाइप करवा के 2 पेज में व्यवस्थित करके डाउनलोड और प्रिंट के लिए आपको उपलब्ध करवाया है। किसमें, यश गुरु ऐप की मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज में। ये 16 PDF हैं और बहुत जल्द हम इन PDF को कंबाइंड भी कर देंगे। उसके बाद है टेस्ट। इन्हीं PDF में से यूनिट वाइज टेस्ट लिए हैं। जो PDF हैं वो तो सब्जेक्ट वाइज हैं कि इतिहास में कौन से 19-20 सवाल पूछे गए मनोविज्ञान से, राजनीति विज्ञान में कौन से पूछे गए, ये PDF इस प्रकार से हैं। लेकिन ये जो टेस्ट पूछे गए हैं, लगभग अभी तक 14 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। यूनिट 1 के 10 टेस्ट, हर टेस्ट में जो है लगभग 20 सवाल हैं, और उसके बाद में यूनिट 2 में लगभग 4 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर 10 और 4 14 टेस्ट जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं। 2-3 टेस्ट और अपलोड होंगे। ये लगभग 16 या 17 टेस्ट अपलोड होने के बाद उसके बाद हम टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। जैसे कि शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा, क्षेत्र और कार्य, ये एक टॉपिक है, इससे संबंधित टेस्ट होगा। तो वे विद्यार्थी जो अपना मूल्यांकन करना चाहते हैं उनके लिए यश गुरु ऐप पर ये टेस्ट सीरीज उपलब्ध है।
आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे वाइगोत्स्की और ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की। वीडियो कैसा लगा? आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।